जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने जो पहले 2-3 लेक्चर्स में कवर किया है, फ्रेज़, नाउन फ्रेज़ को कवर किया है, क्लोज को और सेंटेंस को जो हमने कवर किया है, हम इंशाल्लाह उनके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस एमडी कैट जैसा इम्तिहान पास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास कम्प्लीटली एमसीक्यूज वाला जो है एग्ज़ाम है। सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 होगा उसमें हम देखेंगे फ्रेज वर्सेस क्लोज की बेसिक आइडेंटिफिकेशन। तो चले बिना किसी वक्त को ज़ाया कि हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट टू पास द फाइनल मेडिकल एग्जाम नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। क्या ये हमारे पास फ्रेज है, क्या ये हमारे पास क्लोज है, तो या क्या ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रेज़ बाकी दोनों क्लोज और कंप्लीट सेंटेंस से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि फ्रेज़ में हमारे पास कोई भी वर्ब मौजूद नहीं होता। तो अब आप देखें कि हमारे जो अंडरलाइन पार्ट है टू पास द फाइनल मेडिकल एग्जाम का, इसमें कोई वर्ब मौजूद है। चूँकि इसमें कोई वर्ब मौजूद नहीं है, लिहाजा ये ना तो क्लोज और ना ही एक कंप्लीट सेंटेंस है, बल्कि ये क्या है, हमारे पास एक फ्रेज़ है। आपने ये बात याद रखनी है कि फ्रेज़ में कोई भी वर्ब कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी कि अगर जो हमारे पास 2 से 3 अल्फाज का मजमूआ है उसमें अगर कोई वर्ब नहीं है तो वो हमारे पास फ्रेज़ होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, आल्दो द मेडिकल कॉलेज मेरिट लिस्ट वाज इनक्रेडिबली हाई लास्ट ईयर। ये हमारे पास क्या है, फ्रेज़ है, डिपेंडेंट क्लोज है या इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो फ्रेज़ का हमारे पास क्या होता है कि कोई वर्ब नहीं मौजूद होता और कंप्लीट मीनिंग भी नहीं देता। लेकिन क्लोज में हमारे पास हमेशा वर्ब मौजूद होता है। क्या इस फिक्रे में हमारे पास कोई वर्ब मौजूद है? देखें, आल्दो द मेडिकल कॉलेज मेरिट लिस्ट वाज इनक्रेडिबली हाई लास्ट ईयर। तो इधर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस फिक्रे में एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। ये जब हम वर्ब वाला सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फ़र्क होता है। तो इधर वाज हमारे पास वर्ब मौजूद है। ठीक है। तो इस लिहाज से ये फ्रेज तो हो नहीं सकती। अब आगे सवाल पैदा होता है, क्या ये डिपेंडेंट क्लोज है या इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब जब हम अगर इस फिक्रे को पढ़े, आल्दो द मेडिकल कॉलेज मेरिट लिस्ट वाज इनक्रेडिबली हाई लास्ट ईयर, तो हमें इसका पूरा मायने समझ में नहीं आता। अगर फिक्रे में कोई सेंटेंस में वर्ब मौजूद है और उसका पूरा मायने हमें समझ ना आए तो वो हमारे पास हो जाएगी डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। अगर फिक्रे में वर्ब मौजूद है और लेकिन फिर भी उसका मायने हमें पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, तो वो हमारे पास हो जाएगी डिपेंडेंट क्लोज। जैसा कि हम इसको उर्दू में तर्जुमा कर लेते हैं, अगरचे पिछले साल मेडिकल कॉलेज का मेरिट बहुत ज़्यादा था, अगरचे पिछले साल, तो इससे हमें कोई कंप्लीट बात ज़ाहिर नहीं हो रही है। जब तक इसके आगे हम एक आध सेंटेंस और नहीं लगाएंगे तो हमें इसकी कंप्लीट बात को हम समझ नहीं सकते। तो इस तरह का सेंटेंस के जिनमें वर्ब भी मौजूद हो और वो कंप्लीट मायने भी ना दे, उन्हें हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लोज। अगर वर्ब मौजूद ना होता और कंप्लीट मायने भी ना देता तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, फ्रेज। और अगर वर्ब भी मौजूद होता और कंप्लीट मायने भी देता तो फिर हम उसे क्या कह देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर द बेल रैंग द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर शीट्स। क्या ये हमारे पास फ्रेज है, डिपेंडेंट क्लोज है और इंडिपेंडेंट क्लोज है। पहले देखते क्या ये फ्रेज है। तो जैसे कि आपको इसमें हमारे पास वर्ब रैंक मौजूद है, तो ये इससे ज़ाहिर होता है कि ये हमारे पास फ्रेज तो नहीं है। अब रह गए 2 ऑप्शन, क्या ये डिपेंडेंट क्लोज है या इंडिपेंडेंट क्लोज। अब आप अगर इसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी हमारे पास क्लियरली स्टैंड नहीं कर रही। बिफोर द बेल रैंग, इससे पहले कि घंटी बजने से पहले क्या हुआ था उसने आगे बताया, लेकिन हमारे अंडरलाइन पार्ट में ये बात नहीं बताई गई, तो इसलिए इसका भी कोई कंप्लीट मीनिंग हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या है जी, एक डिपेंडेंट क्लोज है। ये भी हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। क्यों डिपेंडेंट क्लोज है? क्योंकि इसमें वर्ब तो मौजूद है लेकिन फिर भी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे जी, डिपेंडेंट क्लोज। आया क्वेश्चन नंबर 5। द स्टूडेंट विद द हाई फीवर एंड स्वेयर कफ वेंट टू द क्लिनिक। ये हमारे पास फ्रेज है, क्लोज है या मेन सेंटेंस है। तो सबसे पहले देखिए क्या इसमें कोई वर्ब मौजूद है हमारे हाईलाइट पार्ट में, तो इसमें हमारे पास कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है। विद द हाई फीवर एंड स्वेयर कफ, कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास हो जाएगी फ्रेज। क्लोज को और मेन सेंटेंस होने के लिए हमारे जो पार्ट है उसमें वर्ब होना लाजमी है। क्योंकि इसमें वर्ब भी मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगी जी, फ्रेज हो जाएगी। हमारा आ गया क्वेश्चन पार्ट 2, टाइप्स ऑफ फ्रेज एंड क्लोजेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज टाइप।
द केयरलेस शेयरिंग ऑफ प्राइवेट पेशेंट फाइल्स मस्ट बी स्टॉप। क्या ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, क्या ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है, क्या ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। सबसे पहले देखेंगे ये फ़िक्रे में किसके तौर पर इस्तेमाल हो रही है। क्या ये फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर काम हो रही है, या वर्ब के तौर पर काम हो रही है, या फिर एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम हो रही है। तो देखो कि वर्ब तो इसमें मौजूद है अंडरलाइन पार्ट के अलावा वाला, तो मतलब कि ये वर्ब के तौर पर तो मौजूद नहीं हो रही, वर्ब के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा हमारा अंडरलाइन पार्ट। तो या तो फिर ये सब्जेक्ट होगा, तो या फिर ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और जो भी चीज़ जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम देती है वो हमारे पास क्या होती है जी, नाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम फिक्रे में सिर्फ एक ही चीज़ करती है और वो क्या होती है, नाउन। और चूंकि ये एक अल्फाज से ज़्यादा कम नहीं हो, इसलिए हम इसे कह देंगे जी नाउन फ्रेज कह देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है या जो भी उसने सवाल पूछा तो फिक्रे में काम क्या कर रहा है। तो ये जो हमारा हिस्सा है द केयरलेस शेयरिंग ऑफ प्राइवेट पेशेंट, ये हमारा एज एन सब्जेक्ट काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है, एज एन सब्जेक्ट। किस तरह पता चला, क्योंकि वर्ब तो फाइल्स है, वर्ब क्या है जी, फाइल। उसके बाद वाला हिस्सा हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले वाला हिस्सा हमारे पास क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास नाउन फ्रेज है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम इंग्लिश में नाउन करते होते हैं, नाउन या प्रोनाउन काम करते होते हैं। इसलिए हमारे पास कौन सी फ्रेज हो जाएगी जी, नाउन फ्रेज हो जाएगी। द बुक्स ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द लाइब्रेरी आर अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमने इसमें देखना है कि ये कौन सी है, क्या ये नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट के तौर पर काम करी है, तो नहीं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट पहले ही आया हुआ है, द बुक्स। द बुक सब्जेक्ट पहले ही आया हुआ है। द बुक्स आर अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द लाइब्रेरी, ये हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता रही है, द बुक्स। और सब्जेक्ट जो होता है नाउन, यानी कि ये जो हमारे पास ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द लाइब्रेरी है, ये हमारे किसके बारे में बता रही है, नाउन। और जो चीज़ भी हमें नाउन के बारे में बताते हैं उसे हम क्या कहते होते हैं, एडजेक्टिव। और चूँकि ये अल्फाज की एक से ज़्यादा का मिनिमम है, इसलिए हम इसे सिंपल एडजेक्टिव नहीं बल्कि एक एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे जी, एक एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। द एडजेक्टिव फ्रेज की एक निशानी ये भी कि अगर आप इस फिक्रे में से हटा भी देंगे ना, तो फिर भी फिक्रे का कोई ना कोई मतलब बन जाएगा। जैसे कि द बुक्स आर अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। द बुक्स ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द लाइब्रेरी, ये हमें बुक्स के बारे में मजीद बता रही है। और बुक्स हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़, सब्जेक्ट कौन सी चीज़ होती है, नाउन। और जो चीज़ हमारे नाउन के बारे में बताई, जैसे कि ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द लाइब्रेरी हमें नाउन के बारे में बता रही है, तो इसलिए हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, बुक्स हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम कौन करता है जी, नाउन। और जो नाउन को मॉडिफाई करे या एक्सप्लेन करे ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द लाइब्रेरी, ये वो क्या होता है जी, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8। द स्टूडेंट डिस्कस्ड, द स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया तो मतलब ये क्या होगा जी, एक नाउन होगा। डिस्कस्ड हमारे पास हो गया वर्ब। द बायोलॉजी डायग्राम इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। अब देखें, The students discussed in a very professional manner. The students discussed the biology diagram. अगर हम सिर्फ इस फिक्रे को भी देखेंगे ना, द स्टूडेंट डिस्कस द बायोलॉजी डायग्राम, तो ये फिक्रा भी कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जो लास्ट पे लिखा हुआ फ्रेज है, इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। क्या ये स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रही है कि वो बहुत प्रोफेशनल है, या वो डिस्कस को कर रही है कि उन्होंने जो बात डिस्कस की है, बहस की, वो बड़ी प्रोफेशनल मैनर में की। तो आपको पढ़ने से अंदाज़ा हो रहा है कि ये किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस को। डिस्कस्ड हमारे पास क्या है जी, एक वर्ब है। और जो चीज़ वर्ब को एक्सप्लेन करती है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज। इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा जी, एडवर्ब फ्रेज। दोबारा समझिए, द स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा आ गया वर्ब डिस्कस्ड, और डिस्कस के बाद आ गया द बायोलॉजी डायग्राम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो हमारे पास लास्ट वाली फ्रेज है वो किस चीज़ को मॉडिफाई कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, वो हमें डिस्कस्ड को एक्सप्लेन कर रही है। और जो डिस्कस्ड हमारे पास क्या, वर्ब। और जो चीज़ वर्ब को एक्सप्लेन करती है हम उसे क्या कहते होते हैं जी, एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। ठीक हो गया। आगे, द कॉलेज इज़ लोकेटेड इन लाहौर। जब हम अकेला फिक्रा भी पढ़ेंगे ना, द कॉलेज इज़ लोकेटेड इन लाहौर, तो हमें फिर भी बात समझ आ जाती है। लेकिन द कॉलेज विच हैज़ द मेरिट लिस्ट, ये जो हमारे पास फ्रेज है किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, द कॉलेज को। और द कॉलेज हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का काम इंग्लिश में कौन करता होता है, नाउन। यानी कि ये जो लाइन हमारे पास येलो में है हाईलाइटेड, वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, नाउन को। और जो नाउन को एक्सप्लेन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज आएगी या एडजेक्टिव फ्रेज आएगी, तो उसमें हमारे पास जो आंसर होगा ना, वो आएगा एडजेक्टिव क्लॉज का। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब एज एन मेन वर्ब यूज हो रहा है, हैज़। इसमें एज हमारे पास एक वर्ब है,
तो जब तक वर्ब आ जाएगा तो फिर हम इधर एडजेक्टिव फ्रेज नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव क्लोज। अगर इधर फॉर एग्जांपल हैज़ ना होता तो हम इसे क्या कहते हैं, फ्रेज, क्योंकि फ्रेज और क्लोज में जो मेन डिफरेंस होता है वो वर्ब का ही होता है। अब चूंकि इस हाईलाइटेड पार्ट में हमारे पास वर्ब हैज़ एज एन हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इधर ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे जी, कंसिडर करेंगे। इसे हम क्लोज कंसिडर करेंगे, फ्रेज कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी किसी हाईलाइटेड पार्ट में यहाँ पे वर्ब नज़र आ गया तो वो हमारे पास क्लोज होगी, वो फ्रेज नहीं होगी। इसलिए हमारे पास ऑप्शन में नॉन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज वगैरह का जिक्र किया गया है। आगे हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 10। द टीचर अनाउंस दैट द टेस्ट वुड बी पोस्टपोन्ड अंटिल नेक्स्ट संडे। द टीचर अनाउंस्ड दैट द टेस्ट वुड बी पोस्टपोन्ड अंटिल नेक्स्ट संडे। तो क्या ये हमारे पास नाउन क्लॉज है, क्या ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर ये हमारे पास एक एडवर्ब क्लॉज है। तो आप देखेंगे द टीचर अनाउंस्ड व्हाट, द टीचर अनाउंस्ड व्हाट, टीचर ने क्या अनाउंस किया। जब भी आप क्वेश्चन, कोई इस तरह क्वेश्चन आ जाए और उसमें आप एक सा आपका क्वेश्चन लगा ले, फॉर एग्जांपल द टीचर अनाउंस्ड व्हाट, जो भी चीज़ वर्ड का जवाब देगी वो क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है। ही प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेड व्हाट, अगर हम उस ऑब्जेक्ट की जगह व्हाट लगा दें तो हमें जवाब मिलना, जो जवाब मिलेगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड व्हाट, क्रिकेट। तो व्हाट का जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यानी कि द टीचर अनाउंस वाज व्हाट, द टीचर अनाउंस दैट द टेस्ट वुड बी पोस्टपोन्ड। यानी कि ये जो हमारे पास फिक्रा क्लोज है, द टेस्ट वुड बी पोस्टपोन्ड, ये हमारे पास क्या है जी, एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का काम इंग्लिश में कौन सी चीज़ करती होती है, नाउन करती होती है। इसलिए हमारे पास क्या होता है, एक नाउन क्लोज होगी। उम्मीद है आपको इस फिक्रे की समझ आ गई है कि इंग्लिश में जब भी कोई फिक्रा लिखा होता है उसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह बनना हो तो उस क्वेश्चन में जो व्हाट का आंसर होता है वो एज ए ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको आम मिसाल दी, ही प्लेड क्रिकेट। अब आपने देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम इसमें से व्हाट का आंसर देखेंगे, ही प्लेड व्हाट, तो ही प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह द टीचर अनाउंस्ड व्हाट, द टीचर अनाउंस्ड दैट द टेस्ट वुड बी पोस्टपोन्ड। यानी कि ये हमारे पास क्या है जी, एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का काम इंग्लिश में और सी चीज़ करती होती है, या तो नाउन करती होती है या फिर प्रोनाउन करती है। इसलिए हमारे पास एक नाउन क्लाउड है। ठीक है, और आंसर ऑफ वो हमारे पास कौन करता होता है, सब्जेक्ट करता होता है। यू कैन सबमिट यूर असाइनमेंट्स। अब देखिए पीछे वाली की मैं मिसाल को या पीछे वाले कंसेप्ट को मैं आगे लेकर आता हूँ। यू कैन सबमिट व्हाट, यू कैन सबमिट यूर असाइनमेंट्स। अगर यहाँ पर यूर असाइनमेंट होता तो ये हमारे पास क्या होनी थी, नाउन क्लॉज। लेकिन आगे उसने लिखा व्हेन एवर यू फिनिश देम, यू कैन सबमिट यूर असाइनमेंट्स व्हेन एवर यू फिनिश देम। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, यू कैन सबमिट यूर असाइनमेंट व्हेन एवर यू फिनिश देम। इसमें वो हमारे पास किस चीज़ के बारे में बता रहा है, सबमिशन के बारे में बता रहा है, यानी कि टाइम के बारे में बता रहा है, सबमिशन के टाइम के बारे में। तो जब भी कोई आपके पास फ्रेज किसी टाइम वगैरह या प्लेस के बारे में बता रही होगी ना, तो वो हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज होगी। क्योंकि हमें पता है कि एडवर्ब की आगे किस्में होती हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडजेक्टिव की कोई किस्म नहीं होती कि एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, एडजेक्टिव ऑफ टाइम। अब ये जो हमारे पास व्हेन एवर यू फिनिश देम, ये हमें किसके बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। तो टाइम के बारे में बताने वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब फ्रेज क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें वर्ब फिनिश मौजूद है, क्योंकि इसमें वर्ब फिनिश मौजूद है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 की भी समझ लगी होगी कि ये जो हमारे पास व्हेन एवर यू फिनिश देम है, ये क्लोज है। और ये क्लोज किसके बारे में बता रही है, सबमिशन के बारे में, सबमिशन के टाइम के बारे में बता रही है, वर्ब के टाइम के बारे में बता रही है। इसलिए जो भी चीज़ हमारे पास टाइम के बारे में बताती है उसे हम क्या कहते हैं जी, एडवर्ब क्लोज। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, अ डॉक्टर विद ग्रेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस हेल्प द इंजर्ड चाइल्ड। अब देखिए हम इस फ्रेज के बगैर भी अगर फिक्रा पढ़ेंगे तो हमारी समझ आ जाएगी, अ डॉक्टर हेल्प द इंजर्ड चाइल्ड। लेकिन अब ये जो फ्रेज लिखी हुई है आगे, विद ग्रेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रही है, क्या ये हमें हेल्प के बारे में बता रही है या हमें डॉक्टर के बारे में बता रही है। ये हमें डॉक्टर के बारे में बता रही है कि उसके पास तजर्बा है और बेहतरीन महारतें हैं। और हमारे पास डॉक्टर क्या चीज़ है, डॉक्टर हमारे पास एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का काम कौन सी चीज़ करती होती है, नाउन करती होती है। और ये जो हमारे पास विद ग्रेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है, ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ये नाउन को एक्सप्लेन करता है। और नाउन को एक्सप्लेन करने वाली चीज़ को हम क्या कहते होते हैं जी, एडजेक्टिव फ्रेज। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, एडजेक्टिव फ्रेज।
एयर डॉक्टर हमारे पास नाउन है, और ये जो हमारे पास आगे वाली फ्रेज है विद ग्रेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ये उस नाउन को एक्सप्लेन कर रही है, और जो चीज़ नाउन को एक्सप्लेन करती होती है उसे हम एक एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। अगर ये ऑप्शन एडजेक्टिव क्लोज का होता है तो हम उसे चूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे हाईलाइट पार्ट में किसी भी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कोई भी यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, आगे आगे पार्ट 3, इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसका मैंने आप लोगों को आसान सा तरीका ये बताया था कि अगर सिंपल सेंटेंस तब होगा अगर उसमें सिर्फ एक वर्ब यूज़ होगी, कंपाउंड सेंटेंस तब होगा अगर उसमें दो वर्ब यूज़ होगी, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगी, एक डिपेंडेंट क्लोज लाजमी होगी। सिंपल सेंटेंस में एक मेन वर्ब होगा, कंपाउंड सेंटेंस में भी दो मेन वर्ब होंगे, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लोज लाजमी होगी। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज, इसमें हमारे पास एक वर्ब आ गया डायग्नोज। पहले एक कौन सा वर्ब आ गया जी, डायग्नोज। एक वर्ब ये हो गया, बट द पेशेंट रिफ्यूज द ट्रीटमेंट। रिफ्यूज, इसमें हमारे पास दो वर्ब हो गए, इसलिए जब दो वर्ब हो गए तो हम इसे क्या लगा देंगे जी, कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन हम इसके पीछे वाला एक और कंसेप्ट देखते हैं कि जब हम इसमें से ये लफ्ज़ फैन बॉयज़ वाला जो लफ्ज़ है ना उसको हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से बट को हटा देता हूँ, द डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज, द पेशेंट रिफ्यूज द ट्रीटमेंट। जब हम इन्हें लहदा लहदा लिखेंगे तो ये अकेले स्टैंड करेंगे और मुकम्मल अपना मानी देंगे। जैसे द डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज, ये भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, द पेशेंट रिफ्यूज द ट्रीटमेंट, ये भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। यानी ये दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं, और इंडिपेंडेंट क्लोजेज को हम इस्तेमाल हमेशा मिलाने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करते होते हैं जी, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ के इधर बट यूज़ हुआ होता है, और जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लोज को मिलाया जाता है फैन बॉयज़ के जरिए तो फैन बॉयज़ से पहले कोमा लगाना लाजमी होता है। कोमा लगाना जी लाजमी होता है। ये आपके जब पंक्चुएशन वाले वो आएंगे सवाल, उनमें ये बात दोबारा हम पढ़ लेंगे। द डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज बट द पेशेंट रिफ्यूज द ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहले जो सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताया कि वर्ब काउंट कर ले कितने, दो वर्ब है तो ये हमारे पास हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, अगर सिंगल वर्ब होता तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। फिक्रा चाहे जितना मर्जी बढ़ाओ, फिक्रा चाहे जितना मर्जी बढ़ाओ, आपने उसमें वर्ब देखना है कि कितने हैं। अगर वर्ब एक है सिंपल सेंटेंस, अगर वर्ब मेन वर्ब दो है तो वो क्या हो जाएगा जी, कंपाउंड सेंटेंस। और अगर उसमें कोई एक डिपेंडेंट क्लोज मौजूद है तो वो हमारे पास हो जाएगा जी कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बिकॉज द वेदर वाज एक्सट्रीमली हॉट, because the weather was extremely hot, the entry test center opened early, the entry test center opened early। ठीक है, इधर देखें, इसमें हमारे पास दो वर्ब मौजूद हैं, एक हो गया सेंटर ओपन अर्ली, और एक हमारे पास एक जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है वो होगा जी वॉज। लेकिन चूंकि अब हम इसे क्या नहीं कह सकते, इसे हम कंपाउंड सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ होता है। कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ है? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे कि बिकॉज हो गया, सो हो गया, दैट्स वाई हो गया, एक फिक्रे को डिपेंडेंट बना देते। चले आप एक और आसान तरीके से समझ लें। अगर हम इन दोनों फिक्रों को लहदा करें, बिकॉज द वाटर वाज एक्सट्रीमली हॉट और द एंट्री सेंटर ओपन अर्ली, क्या ये दोनों लहदा स्टैंड हो सकते हैं? नहीं स्टैंड हो सकते। ये फिक्रा द एंट्री टेस्ट फॉर सेंटर ओपन अर्ली ये तो स्टैंड हो सकता है, लेकिन बिकॉज द वेदर वाज एक्सट्रीमली हॉट ये लहदा स्टैंड नहीं हो सकता। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लोज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो उसे हम क्या कहते होते हैं जी? कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट क्लोज मौजूद है। ठीक है, आगे हमारा ये इसका जवाब आ गया हमारे पास एक कम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया। इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया जी? कम्प्लेक्स सेंटेंस जवाब आ गया। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया क्योंकि इसमें एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लोज पहले वाले मौजूद और एक इंडिपेंडेंट क्लोज। इसमें भी आपने एक कॉमे का रूल बेहतरीन तरीके से याद करना है कि अगर डिपेंडेंट क्लोज पहले आई है, जिस तरह बिकॉज द वेदर वाज एक्सट्रीमली हॉट, इसमें डिपेंडेंट क्लोज पहले आई हुई है, तो इसमें डिपेंडेंट क्लोज के फ़ौरन बाद हमने कोमा लगाना है। फ़ौरन बाद हमने क्या लगाना है जी? कोमा लगाना है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लोज लिखेंगे। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लोज पहले आ गए, द एंट्री टेस्ट सेंटर्ड ओपन अर्ली बिकॉज द वेदर वाज एक्सट्रीमली हॉट, तो फिर हमने इंडिपेंडेंट क्लोज के बाद कोमा नहीं लगाना, इंडिपेंडेंट क्लोज के बाद कोमा नहीं लगाना। इंडिपेंडेंट क्लोज से पहले तो कोमा आ सकता है, इंडिपेंडेंट क्लोज के बाद कोमा आना आ नहीं सकता। ठीक है, आप ये बात याद रखना। ठीक है, अगर डिपेंडेंट क्लोज पहले आएगी फिर ही कोमा आएगा, अगर इंडिपेंडेंट क्लोज पहले आएगा तो कोमा नहीं आएगा कम्प्लेक्स सेंटेंस में। आगे हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 15। सबसे इसमें भी हमने देखना है कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले देखें कि इसमें हमारे पास वर्ब कितने हैं। द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान स्टडी डे एंड नाइट फॉर दी MD कैट। इसमें हमारे पास एक ही वर्ब मौजूद है, स्टडीड। क्या इसमें कोई और वर्ब आपको दिखाई दे रहा है?
नई वर्ब दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। हालांकि ये फिक्रा बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी ये क्या है कि सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें सिर्फ एक वर्ब यूज हुआ है। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 16, अली विद अ ब्लैक कलर पेन इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें हमने देखना सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप देखें इसमें वर्ब कितने हैं। वर्ब इसमें सिर्फ एक ही है, प्लेइंग, इज प्लेइंग क्रिकेट, इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आपके जहन में आएगा कि इज भी तो इधर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जब ये इज एज अ मेन वर्ब यूज होगा ना तो उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी। जिस तरह मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, ये देखो वाज है, यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ ना तो उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी। आपको सवाल पैदा हो सकता है कि वाज भी तो एक मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। जब वाज मेन वर्ब के तौर पर काम करेगा तो उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी। इधर देखिए इज यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर काम नहीं कर रहा बल्कि एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए इसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें देखिए एक ही वर्ब मौजूद है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा जी, एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 17, शी नॉट ओनली कंप्लीटेड द बायोलॉजी प्रेजेंटेशन बट आल्सो वन द फर्स्ट प्राइज। अब देखिए इसमें हमारे पास कितने वर्ब हैं, एक हो गया शी नॉट ओनली कंप्लीटेड द बायोलॉजी प्रेजेंटेशन बट आल्सो वन द फर्स्ट प्राइज। इसमें हमारे पास दो वर्ब मौजूद है, इसलिए हमारे पास कौन सा हो जाएगा जी, कंपाउंड सेंटेंस। इसमें हमारे पास कोई और क्या कहते हैं उसका नाम, डिपेंडेंट क्लोज तो है नहीं, बट आल्सो वन द फर्स्ट प्राइज। ये हमारे पास दो वर्बों की वजह से इसे हम क्या कह देंगे जी, कंपाउंड सेंटेंस। और क्योंकि इसमें कोई डिपेंडेंट क्लोज नहीं है इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 18, ही वर्क टायरलेसली डे एंड नाइट टू क्लियर द एंट्री टेस्ट हाउएवर हिज हेल्थ सफर्ड। ही वर्कड आगे एक बार भी है, ही वर्क टायरलेसली डे एंड नाइट टू क्लियर द एंट्री टेस्ट हाउएवर हिज हेल्थ सफर्ड। इसमें हमारे पास कितने हैं जी, दो हैं। क्या इसमें कोई हमारे पास डिपेंडेंट क्लोज मौजूद है? नहीं, क्योंकि अगर हम इन दोनों को लहदा रखेंगे तो ये हमारे पास लहदा अपना कंप्लीट मीनिंग देंगे। तो ये भी हमारे पास कौन सा सेंटेंस होगा जी, कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, आपने डिपेंडेंट क्लोज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिर्फ तब भी आएगा जब हमारे पास क्या होगा जी, डिपेंडेंट क्लोज होगी। और डिपेंडेंट क्लोज की हमने निशानी क्या रखी थी कि वो हु विच डैट वगैरह से शुरू होगा, या इसमें हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन जैसा कि सो, बिकॉज, येट, ऑल वगैरह जैसे हमारे पास वर्ड से वो शुरू होगा। चूँकि इधर यहाँ इन जैसा कोई भी लफ्ज़ मौजूद नहीं, इसलिए हमारे ये कौन सा हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 19, that he has decided to abandon his medical career is a shocking piece of news। that he has decided एक वर्ब ये हो गया, to abandon his medical, यहाँ to abandon एक वर्ब नहीं है बल्कि एक इन्फिनिटिव है। to abandon his medical career is a shocking piece of news। क्योंकि इसमें हमारे पास कितने वर्ब मौजूद हैं, एक वर्ब मौजूद है। He has decided to abandon his medical career, this is a shocking piece of news। और एक हमारे पास वर्ब ये मौजूद होगा, यानी इसमें हमारे पास कितने वर्ब मौजूद हैं जी, दो वर्ब मौजूद है। और चूंकि ये हमारे पास डैट वगैरह से शुरू हुई है, डैट ही हैज़ डिसाइडेड टू अबंडन हिज मेडिकल कैरियर इज अ शॉकिंग पीस ऑफ न्यूज़, इसलिए हमारे पास कौन सा हो जाएगा जी, एक कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव हमारे पास जो प्रोनाउन है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू में आ जाती है तो वो हमारे पास कौन सा हो जाता है जी, एक डिपेंडेंट क्लोज हो जाती है। ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लोज है, डैट ही हैज़ डिसाइडेड टू अबंडन हिज मेडिकल कैरियर। ये हमारे पास क्या है जी, एक डिपेंडेंट क्लोज है। इज अ शॉकिंग पेज ऑफ न्यूज़, दिस इज ये हमारे ना ये हमारी कम्प्लेक्स तरह का सेंटेंस है। इसका बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर दो फिक्रे आ गए उसमें दो वर्ब है तो हमारे पास कंपाउंड होगी। लेकिन चूँकि इसमें हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो इस वजह से ये फिक्रा हमारे पास कौन सा बन गया, इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज का। तो जब फिक्रे में डिपेंडेंट क्लोज आ जाती है तो हम उसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम एक मतलब दोबारा देखते हैं कि मैंने आपको बताया जब भी किसी फिक्रे में एक भी डिपेंडेंट क्लोज आ गई तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो डिपेंडेंट क्लोज को हम किस तरह से जानते हैं कि उसमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन होगा या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। इधर हमने देख लिया कि डैट से शुरू होने वाली क्लोज है और इसमें हमारे पास लिहाजा ये का डिपेंडेंट क्लोज है। और जब भी कोई क्लोज फिक्रे में कोई भी डिपेंडेंट क्लोज वगैरह हो जाती है तो वो यकीनी सी बात है कि वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन नंबर 20, क्लासिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर, द परफॉर्मेंस ऑफ द choir
वाई वाज सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस। तो देखें इसमें हमारे पास एक ही वर्ब मौजूद है, सरप्राइजिंगली। सरप्राइजिंगली, तो इसलिए इसका जो हमारे पास सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा जी? सिंपल सेंटेंस होगा। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा जी? सिंपल सेंटेंस इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ गया पार्ट 4। ये हमारे थ्योरी के क्वेश्चन आ गए, इसे आप छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 23 आ गए। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर नेचर ऑफ मेकिंग अ न्यू मेडिसिन टेक्स मैनी ईयर। क्या ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? तो सबसे पहले देखिए इसमें हमारे पास वर्ब क्या है जी? टेक्स है। क्या है जी? टेक्स। कुछ बच्चों को जहन में ये भी ख्याल होगा कि मेकिंग भी तो एक वर्ब है। मेकिंग इधर एक वर्ब नहीं है, बल्कि मेकिंग एज एन जेरंड काम कर रही है। क्या काम कर रही है? एज एन जेरंड, नाउन है ये। इधर मेकिंग एक वर्ब नहीं है। ये जब हम इंशाल्लाह बाकी लेक्चर्स को भी, वर्ब वाले लेक्चर को देखें तो उसमें ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी। इसलिए इसका हमारे पास आंसर क्या होगा जी? एक सिंपल सेंटेंस इसका हमारे पास जवाब है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 24। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट। द एग्जैक्ट आवर व्हेन द सिम्पटम्स बिगन इज नाउन, अननाउन। इधर चलो हम कोई भी कर लेते, चलो हम ये कर लेते द एग्जैक्ट आवर। द एग्जैक्ट आवर, इसको हम वो कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ये क्या हमारे पास नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास है या एडवर्ब क्लास है? द एग्जैक्ट आवर। द एग्जैक्ट हमारे पास कोई भी क्लोज नहीं है। क्यों क्लोज नहीं? क्योंकि इसमें तो कोई हमारे पास वर्ब भी मौजूद नहीं, इसलिए हम किसी और को ये कर लेते हैं व्हेन द सिम्पटम्स बिगन। द एग्जैक्ट आवर व्हेन द सिम्पटम्स बिगन इज अननाउन। तो ये हमारे पास एक नाउन क्लास हो जाएगी। द एग्जैक्ट आवर व्हेन द सिम्पटम्स बिगन, व्हेन द, एक मिनट, हम इधर से ना सिर्फ व्हेन द सिम्पटम्स बिगन इसको हम वो कर लेते हैं क्लोज। तो हम देखते हैं ये नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, ये एक एडवर्ब क्लास है। तो देखिए ये किस चीज़ के बारे में बता रही है? व्हेन द सिम्पटम्स बिगन, ये हमें आवर के बारे में बता रही है। द एग्जैक्ट आवर इज नॉट, कौन सा एग्जैक्ट आवर? जब सिम्टम्स स्टार्ट हुई थी, व्हेन द सिम्पटम्स बिगन। तो एग्जैक्ट आवर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम काउंट करता है नाउन, और जो चीज़ नाउन को एक्सप्लेन कर रही है, जैसे कि व्हेन द सिम्पटम्स बिगन, उसे हम क्या कहते हैं जी? एक एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 25। अली एंड आसिफ आर स्टडिंग बायोलॉजी बट सारा इज प्रैक्टिसिंग केमिस्ट्री। द सेंटेंसेस। सबसे पहले देखिए इसमें वर्ब कितने हैं? वर्ब इसमें हमारे पास एक आ गया स्टडिंग, दूसरा आ गया प्रैक्टिसिंग। इसके अलावा देखिए कोई डिपेंडेंट क्लोज तो नहीं है, नहीं कोई भी डिपेंडेंट क्लोज नहीं, इसलिए हमारे पास सिंपल सी बात है कि ये कौन सा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान में फैन वॉइस आता है, और फैन वॉइस से पहले एक कोमा लगाना लाजमी होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट विच ऑफ दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। हमने इस तीनों फिक्रों में से एक सिंपल सेंटेंस देखना है। सिंपल सेंटेंस की पहचान हमारे पास क्या होगी? कि उसमें सिर्फ एक वर्ब मौजूद होगा। द टीचर टोल्ड अस दैट वी वुड हैव अ क्विज। द टीचर टोल्ड अस, इधर एक वर्ब ये हो गया और एक ये होगा वी वुड हैव अ क्विज, और इसमें ये हमारे पास एक डैट भी अगर लिहाजा ये तो हमारे पास कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो स्कोर फुल मार्क्स इन एट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट आर्मर। इधर रिक्वायर्स हमारे पास क्या है? सिर्फ एक ही वर्ब है, इसलिए हमारे पास सिंपल सेंटेंस यही है। आगे हम ये भी दे देते सिंस यू हैव, सिंस से शुरू हुआ यानी ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ए भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो हमारे पास प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, और इसमें जो हमारे पास सिंस है इसमें हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ होगा। Question number 27. Identify the clause type. We will leave as soon as the bell rings. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। सबसे पहले हमने देखना है क्या ये क्लोज भी है कि नहीं। क्योंकि इसमें वर्ब रिंग तो मौजूद है, तो इससे पता चल रहा है कि ये क्लोज तो है। अब आगे देखें कि ये किस चीज़ के बारे में बता रही है। क्या ये हमें सब्जेक्ट के बारे में, वही के बारे में बता रही है, या लीव के बारे में, जो वर्ब है उसके बारे में बता रही है। तो ये हमें लीव, हमारे जो गुजरने का वक्त है, ये हमारे वर्ब के बारे में बता रही है। ठीक है। वर्ब के बारे में जब भी कोई चीज़ बता रही होगी तो वो या तो हमारे हाउ का वो आंसर दे रही होगी, या फिर किसका आंसर दे रही होगी? व्हेन का आंसर दे रही होगी। जैसा कि ही प्लेड क्रिकेट केयरफुली, ही प्लेड क्रिकेट केयरफुली। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास केयरफुली का आंसर है, केयरफुली किसका जवाब दे रहा है? ही प्लेड क्रिकेट हाउ, ही प्लेड क्रिकेट केयरफुली। जो भी चीज़ हमें हाउ या व्हेन का आंसर देगी वो हमारे पास क्या होगी जी? एडवर्ब। वी विल लीव व्हेन एज सून एज द बेल रिंग्स।
लिहाजा ये जो हमारे पास व्हेन का आंसर है एज सून एज द बेल रिंग्स, ये हमारे पास एक एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि ये हमारे वर्ब लीव के बारे में बता रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, विच व्हाट इज द अंडरलाइंड एलिमेंट, वेदर वी विन और लूज टुडे डज नॉट मैटर। चलो अब हम इससे भी ये कर लेते हैं, वेदर वी विन और लूज टुडे डज नॉट मैटर। क्या ये नॉन फ्रेज है, नॉन क्लास है, ये एक एडवर्ब क्लास है। सबसे पहले देखेंगे ये वर्ब मौजूद है, वर्ब मौजूद है तो इससे मुराद होगा कि ये हमारे पास एक क्लोज होगी। अब नॉन क्लास है या एडवर्ब क्लास है, तो ये हमारे पास एक नॉन क्लास है क्योंकि इसमें हमारे पास एक प्रोनाउन भी यूज़ हुआ हुआ है। उसके अलावा ये वर्ब से पहले भी मौजूद है, डज नॉट मैटर इससे पहले भी मौजूद है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि हम जो सब्जेक्ट है उसको किस तरह करते हैं कि हम उस जो हिस्सा है जिसे देखना है कि क्या वो सब्जेक्ट है या नाउन है या नहीं, तो हम उसे हिस्से को हटाकर उसकी जगह वट लगा देते हैं। अब हम उसे हिस्से को हटा देते हैं, वेदर वी विन और लूज टुडे, उसकी जगह हम वट लगा देते हैं। वट डज नॉट मैटर, क्या इसका जवाब में मिल रहा है? जी हमें मिल रहा है, वेदर वी विन और लूज टुडे डज नॉट मैटर। तो ये जो भी चीज़ वट का जवाब दे रही होगी वो हमारे पास क्या होगी जी, एक सब्जेक्ट होगी, और सब्जेक्ट का काम कौन करता होता है? नाउन। और आगे नाउन फ्रेज है या नाउन क्लाज है, चूंकि इसमें वर्ब मौजूद है इसलिए एक नाउन क्लाज है। अब फ्रेज डिफर फ्रॉम, ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आने आपको। ये क्लासीफाई द स्ट्रक्चर, द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द सेल। सबसे पहले देखिए इसमें वर्ब कितने मौजूद है, इसमें हमारे पास एक ही वर्ब मौजूद है, रेगुलेट्स, चूंकि एक ही वर्ब मौजूद है इसलिए हमारे पास कौन सा जी, एक सिंपल सेंटेंस है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह कोई क्वेश्चन वगैरह है या किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं, या मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसमें कमेंट लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।